नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा, सबसे पहले बात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। शराब घोटाले के आरोपों को लेकर अरविंद केजरीवाल को आज एक बार फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। और अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पहली बार केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो गए। समन पर अपने जवाब में केजरीवाल ने कहा है, हालांकि समन गैर कानूनी है, इसके बावजूद जवाब देने को वो तैयार हैं, लेकिन 12 मार्च के बाद और वर्चुअली। तो 12 मार्च के बाद तारीख तय की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ किया गया है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद है, दीपक रावत, वरुण जैन। सबसे पहले आपको दीपक के पास लेकर चलते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हर बार की तरह इस बार ये जो फर्क जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है, वरना तो पहले वो गैर कानूनी कहते थे, उसके बाद वो कह रहे थे मामला अदालत में है, इंतजार कर लीजिए। आज ये जो नई बात कही गई है कि ठीक है, जवाब दे देंगे, 12 के बाद तारीख तय कीजिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देंगे, इसके मायने किस रूप में देखे समझे जाए दीपक? देखिए रोमाना, जब शुरुआत में ईडी के समन आए तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर ईडी को चिट्ठियां लिखी और एक चीज़ कही कि इलीगल समन है, ऐसे समन पर वो जाना ठीक नहीं समझते हैं। तब तक ये सीरीज चलती रही, लेकिन जब उसके बावजूद जब ईडी बार बार समन भेजती रही तो तब अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जाने लगा कि वो बता दीजिए कि किस आधार पर उनको बुला रहे हैं, तो उसके बाद वो जाने को तैयार हैं। उसके बाद भी समन का सिलसिला नहीं रुका, ईडी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो अब सीधे तौर पर जब 8 समन आ चुके हैं तो अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि वो समन पर जाने को तैयार है। तारीख भी तय कर दी, शर्त के हिसाब से कहा गया है कि 12 मार्च के बाद और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार है, यानी कि शर्तें रख दी गई हैं। सीधे तौर पर ये इसलिए भी है क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को लगता है कि ईडी ज़्यादा इंतजार नहीं करेगी। 8 समन पहले ही हो चुके हैं, इसके बाद ईडी लगातार समन भेज रही है, हालांकि मामला कोर्ट में भी है, उसके बावजूद भी ईडी की तरफ से बार बार समन दिए जा रहे हैं। 16 मार्च को सुनवाई होनी है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अब अगर ईडी को जवाब नहीं दिया गया तो उनकी मुश्किलें जो है और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। यही वजह कि आज एक नए तरीके का जवाब दिया गया है और सीधे तौर पर शर्त के साथ ये कहा गया है कि 12 तारीख के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कभी भी आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल दीपक, आप रहिए मेरे साथ, लेकिन यहाँ पर अब इस बात पर आपको गौर करना होगा कि ईडी का रुख जस का तस है। यहाँ रुख में जो बदलाव है वो केजरीवाल के देखने के लिए मिल रहा है कि पहले वो केजरीवाल जो कह रहे थे ये गैर कानूनी समन है, हम तो जाएंगे ही नहीं, उसके बाद अदालत में मामला पहुंचने के बाद दो बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही जाने लगी कि साहब एक तो समन गैर कानूनी और दूसरा मामला अब तो अदालत में चला गया है, वहां कोर्ट के जवाब का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये जो बदला हुआ रुख है अरविंद केजरीवाल का, इसको लेकर देखिए ईडी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या ईडी इसके लिए तैयार है? ईडी इसके लिए तैयार नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी आमने सामने की पूछताछ ही करना चाहती है। ईडी सूत्रों को कहना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। वरुण, मतलब वही जो मैं पहले कह रही थी, अरविंद केजरीवाल का रुख भले ही बदल रहा हो लेकिन ईडी अपने रुख पर कायम। वरुण जैन, देखिए बिल्कुल ईडी सूत्रों ने ये साफ किया है कि घोटाले की जांच चल रही है, मामला बेहद गंभीर है और इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि किसी से जांच एजेंसी पूछताछ करना चाहती है और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करें। फिजिकली ईडी के सूत्रों का कहना है कि वो फिजिकली अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि कई एविडेंसेस होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो कि सामने रखकर पूछताछ की जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल समन को तामील करे और फिजिकली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होकर सवालों के जवाब दे। लेकिन आप देखिए यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है, 2 नवंबर को पहला समन हुआ था, लगभग 4 महीने बीत चुके हैं। लगातार समन का केजरीवाल की तरफ से जवाब देने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। लेकिन डेवलपमेंट यही है कि केजरीवाल तैयार जरूर हुए हैं, 12 मार्च के बाद की डेट चाहते हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सवालों का जवाब देना चाहते हैं। बिल्कुल, 16 डेवलपमेंट जरूर इसे कह सकते हैं, लेकिन इससे मामला जो है वो जस का तस जहां था वहीं खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि वरुण बता रहे हैं ईडी सूत्र इस बात के लिए तैयार नहीं है। ये शर्त एक तरीके से जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगा दी गई है कि साहब 12 मार्च के बाद की कोई तारीख और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सवालों का जवाब देंगे। इस बीच देखिए बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार कर दिया है।
बीजेपी के नेता हरीश खुराना वो कह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जवाब देना है तो फिर तो आज ही दे दीजिए, आप ईडी के सामने झुक गए, ये कहना है हरीश खुराना का। अरविंद केजरीवाल साहब 12 मार्च की कोई मुहूर्त है क्या? आपने अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जवाब देना है तो आप आज भी दे सकते हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब आपको कहना चाहता हूं कि जितना मर्जी आप भाग लीजिए, आपको ईडी के सामने एक ना एक दिन प्रस्तुत होना पड़ेगा। ईडी के बहुत सारे सवालों के आपको जवाब देने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की मंत्री परिषद की बैठक की। ये जो बैठक कल हुई है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को लोकसभा चुनाव के लिए विजय मंत्र दिया, विकसित भारत 2047 के विजन डॉक्यूमेंट और अगले 5 साल की विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की। नई सरकार के गठन के बाद योजनाओं को जल्द लागू करने के लिए बाकायदा 100 दिन का एजेंडा तय किया गया। सूत्र बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को सुझाव दिया है कि चुनाव के दौरान सरकार की नीतियों पर ही बात करें, विपक्ष के बहकावे में ना आए, बल्कि उनका जवाब सरकार के कामकाज के आंकड़ों से ही दें। इस बैठक के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मंत्रियों से कहा, जाइए और जीत कर आइए, फिर मिलते हैं। तो एक तरीके से हौसला बढ़ाने वाला यह संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने मंत्रिमंडल के साथियों को दिया गया है। अब मैं आपको विस्तार से जरा बता देती हूं कि ये जो मंत्रिपरिषद की कल बैठक हुई है, इसमें जो मंथन हुआ है उसमें क्या कुछ हुआ है। देखिए, 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट, उसको लेकर मंथन किया गया। 2047 विजन डॉक्यूमेंट मतलब 2047 तक सरकार लक्ष्य लेकर चल रही है विकसित भारत का। तो विकसित भारत को लेकर ही ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन जो इस मंत्रिपरिषद की बैठक में हुआ। अगले 5 साल की कार्य योजना क्या रहेगी, मोदी 3.0 का फोकस किस तरीके से रहने वाला है, उसको लेकर विस्तार से चर्चा की गई। और इतना ही नहीं, सरकार गठन के बाद मतलब तीसरी बार नरेंद्र मोदी के सरकार में वापसी के बाद 100 दिन का एजेंडा क्या होगा सरकार का, इसको लेकर भी रूपरेखा एक तरीके से तैयार कर ली गई मंत्री परिषद की बैठक में मंथन से। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को जो विजय मंत्र दिया है, अब वो जानिए। प्रचार में सरकार की नीतियों पर ही बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है मंत्रिपरिषद के अपने साथियों को, पार्टी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लीजिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए। विपक्ष अगर हमले कर रहा है तो फिर उसके बहकावे में मत आइए, जल्दी से लेकर आइए और जानकारियां, विपक्ष के बहकावे में आने से बचें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और अगर विपक्ष की तरफ से कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसका जवाब भी आप, जो सरकार की तरफ से आंकड़े सामने आ रहे हैं, आंकड़ों से विपक्ष को जवाब दीजिए। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। ये पीएम ने साफ कर दिया कि बेवजह की जो बयानबाजी है उससे बचना चाहिए। मंत्रिपरिषद के अपने साथियों को ये विजय मंत्र जो पीएम की तरफ से दिया गया। और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जाइए जीत कर आइए, फिर मिलते हैं। मतलब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर। और इस बैठक के बाद बीजेपी के नेताओं ने पूरा भरोसा जताया कि इस बार एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। सुनिए जरा बैठक में क्या हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसे हमारा देश विकसित बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा और देश कैसे पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में आगे रहेगा, इस तरीके का एक प्रेजेंटेशन हुआ। और मैं तो मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि चुनाव के बारे में कोई बात ही नहीं वो सोच रहे हैं, वो सिर्फ देश के विकास के लिए बात सोच रहे हैं। देश की जनता से भी अपील करता हूँ कि सभी लोगों को विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये समय है। जैसा मोदी जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, सबको एकजुट होना चाहिए और मोदी जी के साथ खड़े होना चाहिए। चुनाव में भी मोदी जी को वोट देना चाहिए। ये जो संकल्प लिए है 400 पार का हमारा एनडीए का और बीजेपी का ये 370, मुझे लगता है देखिए ये बहुत सोच समझ करके पार्टी ने इस प्रकार का निर्णय, प्रधानमंत्री जी कह भी रहे थे कि साउथ के अंदर, पूर्वोत्तर के अंदर लोगों में जिस प्रकार का उत्साह है वो बहुत जबरदस्त है। मैं इतना जानता हूं कि जनता के लिए बहुत काम करते हैं मोदी जी, इतना मैं जरूर कह रहा हूं। और उसका ये परिणाम है कि 10 साल में देखिए अभूतपूर्व परिवर्तन भारत के अंदर दिख रहा है। दुनिया के लोगों को भारत के तरफ उनका रुख कर दिया। इससे प्रभावशाली नेता और कुछ नहीं हो सकता।
ये क्षमता नरेंद्र मोदी जी में है। प्रधानमंत्री की कल की मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला। 100 दिन का सरकार का प्लान, हेडलाइन मैनेजमेंट, ये कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कह रहे हैं प्रधानमंत्री देश को झूठे सपने दिखा रहे हैं। 10 साल अन्याय काल का समय रहा है और प्रधानमंत्री ये झूठे सपने दिखा रहे हैं। सुनहरे सपने हैं, अमृत काल के सपने हैं, झूठे झूठे वादे किए जा रहे हैं। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, हेडलाइन मैनेजमेंट है। 100 डे प्लान, क्या 100 डे प्लान है? पहले तो चुनाव जीतो, पहले तो उम्मीदवार की घोषणा करो। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है। 100 दिन का प्लान मैंने तैयार किया, विकसित भारत का। क्या विकसित? किसानों पर अत्याचार हो रहा है, किसानों पर अन्याय हो रहा है, युवा पेपर लीक हो रहा है, हर 2 घंटे युवा आत्महत्या कर रहे हैं और ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं। 100 दिन के प्लान पर मोदी सरकार के कांग्रेस आक्रामक। आप सुन रहे थे जयराम रमेश को। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज से, कांग्रेस तो हमलावर है इस तमाम कवायद को लेकर जो मोदी सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन जिस तरीके से तीसरी बार मोदी सरकार मंत्रिपरिषद की बैठक में एक तरीके से ये नारा बुलंद कर दिया गया है, इसको लेकर तो कॉन्फिडेंस अपरंपार ही बीजेपी में नजर आ रहा है। नीरज, बिल्कुल पूरी भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है और कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक की, वो उस बैठक में अगले 100 दिन का एजेंडा, यानी कि सरकार जब हमारी आएगी तो आते ही उसमें कार्यान्वयन, यानी 100 दिन के कार्यान्वयन का एजेंडा रखा गया और उसको एजेंडे को कंप्लीट किया गया कि हम जब सरकार में आएंगे नेक्स्ट उसमें तो हम 100 दिन में क्या क्या करेंगे। ये कॉन्फिडेंस की आगे की चीज़ है, यानी कि ये बताता है कि हम आ ही रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की ये भी एक स्ट्रेटजी है सामने वालों पर मनोवैज्ञानिक दबाव का। तो ये जो जयराम रमेश कह रहे थे इसमें गलत, उनका अपना पक्ष है, क्योंकि राजनीति में एक दूसरे के लिए बोला ही इस तरह जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना कॉन्फिडेंस शो किया है, चाहे वो नारे के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से और आंकड़ों के माध्यम से, वो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम बिल्कुल इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि उनकी सरकार तीसरी बार आने जा रही है और वो मई में जब सरकार बनेगी तो फिर से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि पूरे हाव भाव से, वही जो बात मैं पहले कह रही थी ना, कि वापसी में सत्ता में आने में कॉन्फिडेंस अपरंपार बीजेपी में इस वक्त नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए कोई कोरकसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी दौरे पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले अब आने वाले कई दिन तक 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगे। पीएम राज्यों को करोड़ों की सौगात तो देंगे ही, चुनावी रैलियां भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। आदिलाबाद में सुबह करीब 10:30 बजे 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके बाद करीब दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कलपक्कम में जाएंगे। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे लगातार बने हुए हैं। नीरज, सरकार में कॉन्फिडेंस पूरा है कि बीजेपी ही वापसी करेगी 2024 लोकसभा चुनाव में, लेकिन कहीं मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही और इसी का यह नतीजा कि अब आने वाले कई दिन तक 12 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ दौरा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि आप कभी भी मेहनत करने और काम करने से चूकिए मत। आप देखिए उनके एक्ट में, उनके कार्यक्रमों में आप देखिए तो इनको बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि उनकी सरकार आने वाली है, ऐसा उनको लग रहा है, क्योंकि जिन राज्यों से सर्वे रिपोर्ट आ रही वो उनके पक्ष में आ रही। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम एक भी घंटे जाया नहीं करना चाहते। आप देखिए देर रात 4-4 बजे तक टिकटों के निर्धारण को लेकर बैठकें कर रहे हैं, कोर कमेटियों की बैठक कंटिन्यू हो रही। खुद प्रधानमंत्री के रूप में जितनी योजनाओं का उद्घाटन करना, शिलान्यास करना, उसके लिए अगले 10 दिन का पूरा एक एक दिन का, एक एक मिनट का
कार्यक्रम उनका तय हो गया। उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों का लगातार वो दौरा कर रहे हैं। गुजरात जा रहे हैं, आज वो तमिलनाडु में हैं। तो लगातार उनकी बैठकों का दौर है और आप देखें तो इसमें करीब 1 लाख करोड़ की ऐसी योजनाएं हैं इन 10 दिनों में, जिसको प्रधानमंत्री जिनका शिलान्यास या उनका लोकार्पण करने वाले हैं। तो बिल्कुल चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक तरीके से चुनावी मिशन में जुट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नफे सिंह राठी हत्याकांड में 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। शूटर सौरभ, शूटर आशीष, दोनों को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो दोनों शूटर्स हैं, ये कपिल सांगवान गैंग के सदस्य हैं। शूटर हरियाणा और दिल्ली पुलिस के निशाने पर थे और दोनों ने जॉइंट ऑपरेशन कर इन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया है। शूटर सौरभ और आशीष दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, जो जानकारी मिल रही है, हरियाणा और दिल्ली पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था, किस तरीके से मुमकिन हो पाई ये शूटर्स की गिरफ्तारी गोवा से? देखिए, बिल्कुल 8 दिन बाद ये कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जो हरियाणा पुलिस की एसटीएफ है, उसने जॉइंट ऑपरेशन के बाद जो दो शूटर है उनको गोवा से गिरफ्तार किया है। आप देखेंगे कुछ दिन पहले ही जो गैंगस्टर कपिल सांगवान है, लंदन में बैठा हुआ है, उसने सोशल मीडिया के जरिए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। कपिल सांगवान ने दावा भी किया था कि जो नफे सिंह है, उनकी जो गैंगस्टर मंजीत महल है, उनके साथ दोस्ती है। मंजीत महल के साथ कपिल सांगवान का 36 का आंकड़ा चल रहा है। दोनों गैंग के बीच में कई बार गैंग वॉर भी हो चुकी है। कपिल सांगवान के कई गुर्गों की हत्या का आरोप जो है वो मंजीत महल के गुर्गों पर लगा था, तो जिम्मेदारी कपिल सांगवान ने ली थी। सीसीटीवी में जो शूटर्स थे वो कैप्चर हुए थे और कई जेलों में जाकर जो स्पेशल सेल है और जो एसटीएफ है, उन्होंने जाकर जो कपिल सांगवान के गुर्गे हैं और जो मंजीत महल के गुर्गे हैं, उनसे पूछताछ की थी और वहीं से पुलिस को क्लू मिला था कि आखिरकार ये शूटर्स कौन थे, क्योंकि कुछ जो शूटर्स थे उन्होंने इनकी पहचान की थी, जिसके बाद सर्वेलांस पे लगाया गया था। लोकेशन लगातार ये बदल रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर भाग रहे थे। आखिरकार गोवा में इनकी लास्ट लोकेशन पुलिस को मिली और उसके बाद ट्रैप लगाकर गोवा से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आज इनको वापस लेकर आया जा रहा है। बहादुरगढ़ जब लेकर पहुंचेगी पुलिस, तब इनसे पूछताछ की जाएगी, तब पता चलेगा किस तरीके से पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। जो अब तक की पूछताछ में कपिल सांगवान का नाम सामने आ रहा है, क्या वाकई में लंदन में बैठकर ही कपिल सांगवान ने इस पूरी साजिश को रची और इसके पीछे और कौन कौन लोग थे, किस तरीके की पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, उससे तार जब इनसे पूछताछ होगी उससे साफ हो पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, एक और बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हिसार के कवारी गांव के सरपंच संजय दुहन देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने संजय दुहन की हत्या कर दी, कई राउंड फायर किए। गोली लगने के बाद हिसार के सपरा अस्पताल लेकर पहुंचे थे परिजन, लेकिन डॉक्टर्स ने जांच के बाद सरपंच को मृत घोषित कर दिया। तो देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई सरपंच की। हरियाणा के हिसार कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती ये एक और वारदात। पुलिस के पास सूचना आई थी कवारी गांव में जिस पे संजय पे गोलियां चली है, तो उसके बाद मौके पे मैं भी, सीआईए भी, एसएचओ भी, सारी टीम गांव में भी गई थी। अब यहाँ पे सूचना थी तो उसकी गोली मार के हत्या कर दी। तो हमारी टीम एसपी साहब की तरफ से तीन टीमें बनाई गई है, दोनों सीआईए, और जो भी कोशिश है सुबह ये कंप्लेंट वो करेंगे जिस पे इन पे शक है। अभी तक कोई कंप्लेंट दी नहीं है, फिर भी जो भी सुराग मिलेगा अभी तफ्तीश इसकी जारी है। सर, प्राथमिक जांच में क्या है? कोई पुरानी रंजिश भी है इनकी, और अभी कुछ भी करना ठीक नहीं। तफ्तीश को करेगी, जैसे भी कोशिश है हम इसको जल्दी से जल्दी ट्रेस करेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं सचिन से, अभी तक इन अज्ञात हमलावरों का कोई सुराग हाथ लग पाया, कुछ जानकारी मिल पाई पुलिस को? सचिन जी रोमाना, देखिए अभी तक पुलिस जो हमलावर हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, पर इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो लापरवाही जो है, क्योंकि रंजिश थी, जो रंजिशन ये मामला सारा जो बताया जा रहा है, पर सरपंच जो है लगातार अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे, क्योंकि पिछले साल जब इलेक्शन हुए थे हरियाणा में, तो उसमें भी जो है एक मर्डर जो है पिछले साल हुआ था, ये 9 मार्च 2023 को,
तो उसमें ये संजय जो है इनके परिवार के ऊपर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। तो मामला रंजिशन है, पर सिक्योरिटी लैप्सेस जो है, क्योंकि ये सरपंच जो है लगातार सुरक्षा की मांग करते थे और उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसमें जो है लापरवाही जो है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर सामने निकल कर आ रही है। सुरक्षा की मांग कर रहे थे सरपंच, सुरक्षा दी नहीं गई और देखिए किस तरीके से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग सरपंच पर की, जिनकी मौत हो गई।